कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को तहे दिल से रूपा भोजी का जोहार नमस्कार। देखिए वक्त हो चला है आपके कार्यक्रम का और हमारे मंगरा भाई हैं कि कहीं नजर ही नहीं आ रहे। अरे भौजी हम आए। लीजिए। आए। कहाँ थे आप? अरे भौजी पहले हम जोहार कर लें अपने किसान भाइयों को। कर लीजिए। किसान भाइयों आपको मेरी ओर से बहुत बहुत जोहार। बिल्कुल, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। देर से ही सही लेकिन मंगरा भाई आ तो गए, क्यों? बिल्कुल। तो क्या ख्याल है कृषि समाचार की ओर चले किसान भाइयों, अभी आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मधुरिमा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लोहरदगा में पशुपालन विकास के लिए चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम। गेहूं में खरपतवार नियंत्रण के लिए करे 24D दवा का छिड़काव। बतख पालन से अच्छी कमाई के लिए पाले उन्नत नस्ल खाकी कैंपेन। अब समाचार विस्तार से। जिला पशुपालन विभाग लोहरदगा की ओर से जिला में पशुपालन के विकास के लिए NPBB योजना के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 10 फरवरी 2016 को किस्को प्रखंड में पशु बांझपन शिविर का आयोजन किया जाएगा। 15 फरवरी 2016 को सिन्हा प्रखंड में बछड़ा प्रदर्शनी और 17 फरवरी 2016 को लोहरदगा प्रखंड में किसान उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। लोहरदगा के पशुपालक इन कार्यक्रमों में भाग लेकर योजना से लाभ उठा सकते हैं। राज्य के किसान गर्मी के मौसम में तेलहनी फसल सूर्यमुखी की खेती करना चाहते हैं तो 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच बुआई का काम पूरा कर ले। इस अवधि में बुआई करने से अच्छी उपज मिलती है। गर्मा सूर्यमुखी का लगाने का सबसे सही तरीका समय जो है वो 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में है। उसमें अगर किसान भाई खेती करते हैं सूर्यमुखी की तो ये सबसे अच्छा उत्पादन देता है। गेहूं में मुख्य रूप से संकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार लगते हैं। यदि समय पर इन्हें खेत से ना निकाला जाए तो ये उत्पादन को कम कर देते हैं। किसान इस तरह से खरपतवार के नियंत्रण के लिए 24D नामक दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। गेहूं फसल में उगने वाले खरपतवार गेहूं की बढ़वार और उपज पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। खरपतवार मिट्टी में मौजूद नमी, सूक्ष्म पोषक तत्व और खाद का अवशोषण करता है। इससे गेहूं को मिलने वाली नमी, सूक्ष्म पोषक तत्व और उर्वरकों की मात्रा घट जाती है। इससे बचने के लिए किसान निकौनी करके भी खरपतवार निकाल सकते हैं। साथ ही खेत में 24D दवा से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। गेहूं का मामा बोलते हैं, गुल्ली डंडा उसको बोलते हैं। ये सकरी पत्ती वाला होता है। और दूसरा है आपका जो है मड़ूसा भी बोलते हैं और कहीं कहीं पर इसको जो है गुल्ली डंडा भी कह के बोलते हैं। और दूसरा खरपतवार चौड़ी पत्ती वाला है जिसमें आपको कहते हैं कि ये बथुआ आ गया है, खरथुआ आ गया है, मकोई आ गया है, इन सबको बोला जाता है। तो आप अपने क्षेत्र में अगर ये लगा है तो वहाँ पर 2,4-D का स्प्रे करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बतख पालन से अच्छी आमदनी प्राप्त करने के लिए वैसी नस्लें को चुनें जो ज़्यादा मात्रा में अंडा देने में सक्षम हो और वो मांस के लिए भी उपयुक्त हो। झारखंड में बतख के नस्ल को एक जो उपयुक्त नस्ल है उसको बताने से पहले हम थोड़ा और ये बतख को एक्चुअली 3 भागों में हम लोग 3 टाइप्स में बांटते हैं। जैसे कुछ बतख होते हैं जिनको हम लोग मीट के लिए व्यवहार करते हैं, कुछ बतख होते हैं जिनको अंडे के लिए हम लोग व्यवहार करते हैं और कुछ बतखें होते हैं जो दोनों तरह के स्थिति में डुअल पर्पस जिनको बर्ड करते हैं। वो कुछ अंडे भी अच्छी तरह से दे लेते हैं, उसके लिए मांस के बाद भी यूज करते हैं। इस संदर्भ में अगर देखें तो झारखंड के किसानों के लिए सबसे उपयुक्त है खाकी कैम्बल और इंडियन रनर नस्ल की जो बतखें हैं। ये यहाँ के किसानों के लिए और यहाँ के परिवेश में बहुत अच्छी तरह से अनुकूलित हो जाते हैं। ट्रैक्टर चालित मिट्टी पलट हल एक प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है जिसकी सहायता से किसान अपनी खेतों की मिट्टी को काटने, उठाने और भुरभुरा बनाने का काम कर सकते हैं। किसान इससे खेत में छिटे हुए कंपोस्ट और चूना को भी अच्छी तरह से मिलाने का काम कर सकते हैं। आज हम जानेंगे भिंडी फसल में रासायनिक दवाइयों के बिना
सफ़ेद मक्खी कीट को कैसे नियंत्रित करें। किसान भाइयों, आज हम आपको रासायनिक कीटनाशी दवाइयों के उपयोग किए बिना भिंडी फसल में सफेद मक्खी कीट के रोकथाम के उपाय बता रहे हैं। उपाय बिल्कुल आसान है। आप अपने भिंडी फसल वाले खेत में पीला ट्रैप या डेल्टा ट्रैप लगा दें। ये ट्रैप पीला सहित कई आकर्षक रंगों वाला चिपचिपा तख्ती होता है, जिससे उड़ने वाले सफेद मक्खी कीट चिपक जाते हैं और मर जाते हैं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। मंडी भाव। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति दुमका में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1875 रुपए से 1950 रुपए, चावल मध्यम 2250 रुपए से 2300 रुपए, गेहूं 1750 रुपए से 1875 रुपए, दाल अरहर 5800 रुपए से 6500 रुपए, दाल मसूर 6600 रुपए से 7000 रुपए, सरसों तेल 10,500 रुपए से 11,280 रुपए, चीनी 2,850 रुपए से 3,000 रुपए, आलू 800 रुपए से 900 रुपए और प्याज 2,300 रुपए से 2,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने जानकारी ली मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में, तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, देखिए संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। जी हाँ, जानकारी का पिटारा बस खुलने ही वाला है। आपकी नज़र मंगरा भाई की ओर है, मैं देख रही हूँ। तो मंगरा भाई, देखिए हमारे किसान भाई बहन आपको कैसे टकटकी लगाकर देख रहे हैं। जी, अगर हमारे किसान भाई हमारा इंतजार कर रहे थे तो जानकारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, आज कौन सी जानकारी दिलवाने जा रहे हैं आप? बोदी। हाँ, बोलिए। अरे बोदी। अच्छा बोलिए, तो सुन तो रही हूँ। अरे भौजी, आप हमारी भौजी हैं, हम बोदी के बारे में जानकारी दिलवाने जा रहे हैं। तो ये ना कहिए, मुझे लगा बोदी बोल रहे हैं, तो बंगला में भौजी को बोदी बोलते हैं। तो आज आप बोदी सब्जी के बारे में कुछ जानकारी दिलवाने सही पकड़ी हैं। तो आइए लेते हैं जानकारी। आज हम मौजूद हैं ICR के प्रांगण में और बात करेंगे गर्मा बोदी की खेती के बारे में। इसके लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं, डॉक्टर RS पान जी। डॉक्टर साहब, आज का हमारा विषय है गर्मा बोदी की खेती। तो जैसे कि अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, तो किसान भाई किन बातों का ध्यान रखे? खेत में पानी की कमी होती है, तो किन बातों का ध्यान रखे जिससे उनकी खेती ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो? जी हाँ, जो इस मौसम में, गर्मी का मौसम में जो गर्मा बोदी का खेती किसान भाई बहुत सफलतापूर्वक यहाँ पर करते हैं झारखंड का भूमि पर।
यहाँ का जो भूमि जो हल्का बालुई दोमट मिट्टी है, इसमें ये जो बोदी की खेती बहुत ही सफलतापूर्वक होती है, जो कि गर्मी की फसल है। तो यहाँ का जो मिट्टी है, जलवायु है, इसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो किसान भाई इस समय जो बोदी की खेती करते हैं उसमें 2 प्रकार का बोदी होता है, एक झाड़ीदार है, एक लतरदार है। तो 2 प्रकार का बोदी की खेती करते हैं। तो यहाँ हमने पहले बताया जी, यहाँ का जो मिट्टी है, हल्की मिट्टी है, यहाँ पर बहुत ही सफलतापूर्वक इसकी खेती हो सकता है। तो मिट्टी के तैयारी के लिए पहले हमको 3-4 बार अच्छा से जुताई कर लेना चाहिए। उसके बाद क्यारियों में हम लगाते हैं। जैसे हमने बताया जो 2 प्रकार का बोदी होता है, एक झाड़ीदार बोदी, एक लतरदार बोदी। तो इसके लिए हम जो खेत तैयारी के समय तो हमने जो उसमें खाद उर्वरक का प्रयोग भी ज़रूरी है। तो जैसे सड़ी हुई गोबर की खाद करीब 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से, या केंचुआ खाद 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से हम जुताई के समय अच्छा तरह से मिला देते हैं। उसके बाद जैसे झाड़ीदार बोदी के लिए हम क्यारी बना के उसमें बुआई करते हैं, और उससे पहले, बुआई से पहले जो रासायनिक खाद है, जैसे करीब 22 किलोग्राम यूरिया, 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 85 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से हम प्रयोग करते हैं। और जो झाड़ीदार बोदी है उसके लिए हम जैसे अभी गर्मी का मौसम, समतल भूमि पर भी बुआई कर सकते हैं। तो लाइन से लाइन की दूरी होगी झाड़ीदार किस्म के लिए 2 फीट, और पौधा से पौधा मैंने बीज से बीज की दूरी लाइन में होगी करीब 1 फीट। और वही लतरदार किस्म का भी खेती कर सकते हैं, जिसमें हम सहारा देते हैं बाद में। तो उसके लिए लाइन से लाइन की दूरी होगी 1 मीटर, और पौधा से पौधा दूरी होगी 2 फीट, मतलब 60 सेंटीमीटर। और 1 हेक्टेयर खेती के लिए करीब करीब 10 से 30 किलोग्राम बीज का आवश्यकता होती है। गर्मी का मौसम है, आप इसमें हम किसान भाई खेत का जब तैयारी करेंगे तो किन किन बातों का इन्हें ध्यान रखेंगे? जैसे मैंने बताया, जैसे बुआई करने के बाद तो तुरंत एक हल्की सिंचाई देना आवश्यक है, जिससे अच्छा अंकुरण होने में सहायता मिलती है। तो और जो कि गर्मी का मौसम में जल्दी पानी ख़त्म हो जाता है, नामी ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए किसान भाई ये ध्यान में रखे जो दोनों लाइन के बीच में जो मल्चिंग, जैसे सूखा पुआल या सूखा घास का प्रयोग करे, जिससे वो नामी बना रहा है, उसको सिंचाई कम देना पड़े। ऐसे भी गर्मी का मौसम में हफ्ता में 2 बार देना आवश्यक है। लेकिन हम यदि सूखा घास हो, पत्ती हो या पुआल हो, यदि हम दोनों लाइन के बीच में डालें तो हमारा नामी ज़्यादा दिन तक बना रहेगा, तो हमारा सिंचाई का आवश्यकता कम होगी। और जो लोग और उन्नत तरीक़ा से करना चाहते हैं, जैसे थोड़ा ऊंचा वाला बेड बना के उसमें मल्चिंग, प्लास्टिक मल्चिंग बना के फिर ड्रिप सिंचाई, मतलब टपकन विधि से भी करना चाहते हैं, उसमें भी पानी का बचत होता है। तो उस हिसाब से भी किसान भाई खेती कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों को बता दिया जाए कि किस्म का चुनाव किस प्रकार करेंगे? जी हाँ, जैसे मैंने बताया जो 2 प्रकार का है, दोनों का खेती इस मौसम में किया जा सकता है, गर्मी का मौसम में। तो जो लतीदार किस्म है, तो हमारे इस अनुसंधान केंद्र से जो उन्नत किस्म का विकास हुआ है, उसमें पहला है स्वर्ण श्वेता, जिसकी फलियाँ करीब 1 फीट लंबी होती है और हरे सफ़ेद रंग के होते हैं, गोल होते हैं, गुदेदार होते हैं। तो ये करीब 50 से 55 दिन में फलियाँ तुड़ाई योग्य हो जाती है, और इसका उपज क्षमता करीब 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से है। और इसके अलावा और एक उन्नत किस्म है, लतरदार किस्म, जो है स्वर्ण हरिता, जिसका फलियाँ करीब 2 फीट लंबे होते हैं, गहरा हरा रंग के, गोल होते हैं, गुदेदार होते हैं। तो इसका उपज क्षमता और ज़्यादा है, और ये जल्दी तैयार भी हो जाता है, 50 दिन में तुड़ाई योग्य हो जाती है। तो इसका उपज क्षमता करीब 300 से 325 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से है। ये दोनों उन्नत किस्म हमारा इस केंद्र से विकसित हुई है। इसके अलावा हमारा इस केंद्र से जो झाड़ीदार किस्म का उन्नत किस्म है, वो स्वर्ण मुकुट के नाम से विकास हुआ है, जो करीब 45 से 50 दिन में फलियाँ तुड़ाई योग्य हो जाती है, और उपज क्षमता करीब 120 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से है। इसके अलावा जैसे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी से भी 2 झाड़ीदार किस्म का विकास, एक आपका काशी श्यामल है, काशी कांचन है, इसका भी
खेती किसान भाई कर सकते हैं। तो ये सब उन्नत किस्म जिसका खेती करके किसान भाई भरपूर लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई अभी गर्मी आ रही है जो बोदी की खेती करेंगे, और इस बोदी से किन किन बातों का ध्यान रखेंगे जिससे वो अपना मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके और अपनी उनकी बोदी ज़्यादा से ज़्यादा निकल सके? जी, फिर एक बीमारी होते हैं एंथ्रेक्नोज करके है, तो उससे मतलब फलियों के ऊपर पत्ती के ऊपर काले पीले धब्बे पड़ जाते हैं। तो उसके लिए हम बीज उपचार करें तो बेबिस्टिन दवा करीब 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचार करके ही हम बुआई करें। कुछ इस समय जैसे फली छेदक के भी प्रकोप होता है, जिसके चलते वो पीलू अंदर घुस के बीज को खा लेते हैं। इसके लिए फेम या कोराजन दवा आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं, या जैविक कीटनाशक जैसे बीटी दवा जिसको डेल्फिन के नाम से भी बाजार में मिलता है 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं, ये दोनों। तो और जब हम फलियाँ तुड़ाई करें तो शाम के टाइम या सुबह के टाइम में करें, और उसको अच्छा से जैसे आकार के अनुसार रंग के अनुसार उसको 1 किलो या आधा किलो को बंडल बांध कर हम बाज़ार में ले जाए, और टोकरी में थोड़ा भीगा कपड़ा या पटसन का जो बोरी है उसको भिगा के जैसे ताज़ा अवस्था में बाज़ार में जाए तो, और उसको वर्गीकरण करने से आकार के अनुसार रंग के अनुसार तो बाज़ार में अच्छा दाम मिल जाता है, और जल्दी बिक भी जाते हैं, और आकार रंग के अनुसार उसको अच्छा दाम भी मिल जाता है। तो बाज़ार में ले जाना, अच्छा ढंग से उसको बेचना और बाज़ार में रखना, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। हाँ। तो किसान भाइयों, आपने देखा डॉक्टर साहब ने आपको बोदी की खेती के लिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे कार्यक्रम में आए और कार्यक्रम से जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। देखिए भौजी, अगर हमारे किसान भाई वैज्ञानिक तरीके से खेती करें और सब्जी बोदी की अगर उन्नत प्रभेद का चुनाव करें तो उनकी उपज अच्छी होगी, और उपज अच्छी होगी तो उनकी आमदनी भी बढ़िया होगा। बिल्कुल होगी, लेकिन यहाँ पर ले लेंगे एक छोटा सा विराम, कहीं जाइएगा नहीं, हम यूं गए और यूं आए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, विराम के बाद फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल स्वागत है, और आज एक जानकारी हम और दिलवाने जा रहे हैं, पौष्टिक जानकारी। अरे वो क्या है बाबूजी? दलहनी फसलों में लगने वाले कीट और प्रबंधन के बारे में हम जानकारी दिलवाने जा रहे हैं। जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ राजेश कुमार जी। आइए लेते हैं जानकारी। दलहनी फसल में लगने वाले कौन कौन से कीट हैं और उनका प्रबंधन कैसे करेंगे, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ राजेश कुमार जी हैं। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि अभी झारखंड के परिप्रेक्ष्य में दलहनी फसल लगे हुए हैं या लगने जा रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से कीट होंगे और ना लगने के क्या क्या उपाय हैं, वो हमारे किसान भाइयों को बताएं। जैसा अभी आपने बताया कि दलहनी फसल लगने जा रहे हैं और लगे हुए हैं, तो दलहनी फसल हमारे पास अभी जो लगे हुए होंगे, चना है, मसूर है, खेसारी है, इस तरह के फसल जो है, और कहीं कहीं अरहर लगे हुए हैं तो उसमें फूल आ रहे होंगे, फल भी पकड़ रहे होंगे। ये भी एक मतलब अभी का समय में ये फसल आपको खेत में नज़र आएंगे। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि अभी जो लग रहे हैं उसमें मूंग की फसल, गर्मा मूंग, उसको हम लोग लगा रहे हैं। तो इसमें निश्चित रूप से क्या है कि जो लगे हुए हैं उसमें काफ़ी कीटों का आक्रमण किसान भाई के खेत में अभी हो रहे होंगे। अगर किसान भाई उसको जो निगरानी अगर करते हैं, खेत में अगर जाते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ कीटों को वो
देख रहे हैं तो उन कीटों को वो देखने के बाद उनके लक्षण को भी पहचाननी चाहिए। जैसे हम लोग एक सबसे ज़्यादा जो फसल को नुकसान पहुंचाता है हेलिकोबार्पा आर्मीजेरा, जिसको हम लोग फली छेदक कीट कहते हैं, चना में यह क्या करता है कि उसको चना को खा करके आधा भाग उसके बाहर में लटका हुआ ये कीट है। जब शुरुआती अवस्था में देखते हैं जिस समय फूल आ रहा है तो वो फूल को भी खाता है, कोमल पत्ती को भी खाता है। धीरे धीरे यह जो है वो फल को खा करके लगभग ये जो है 25 से 30%, कभी कभी जो है 40% तक फसलों को नुकसान पहुंचाता है। तो ये काफ़ी जो है बृहद पैमाने पे ये नुकसान पहुंचाने वाला कीट है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं एक चित्तीदार फली छेदक जिसको मारूका कहते हैं, ये भी काफ़ी जो है हद तक हमारे फसल को नुकसान पहुंचाता है और इसमें भी जो है उसकी फली को खाया जाता है। ऐसे ये मूंग की फसल को जो है, मूंग है, उड़द है, इस फसल में बहुत ज़्यादा मात्रा में इस कीट को देखा जाता है। हालांकि हम लोग ये अभी जो वर्तमान में फसल लगे हुए हैं उसमें भी ये नुकसान पहुँचाते हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि आपके रस चूसने वाले काफ़ी कीट जो जैसे सफ़ेद मक्खी है, एफिड है, जसीड है, ये भी हमारी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं और कुछ ऐसे बीमारी जैसे वायरस है उसको ट्रांसमिट भी करता है। तो ये एक मुख्य बात है जिसको हम लोग देखते हैं कि इन फसलों में ये कीट काफ़ी हद तक हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर किसान भाई ये समझ लिए कि उनके खेत में इन कीटों का आक्रमण हो गया है तो उसका वो सुरक्षा किस प्रकार से करेंगे। ये तो लेकिन अभी हम जानना चाहेंगे कि चना का खेत लगा हुआ और उसमें फूल लगे हुए हैं, तो कीट जो है फूल को पर आकर्षित होते हैं, तो वो कौन कौन से कीट अभी हैं जो कि चने के खेत पे लगे? जी, चने के खेत में अभी जैसा मैं बताया कि उसमें एक तो पहले सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि फली छेदक है। वो फली छेदक ही कीट जो है सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान पहुँचाता है। जैसे मैं अभी बताया कि हेलिकोबार्पा है, मारूका है, ये तो कीट है। इसके अलावा जो है एक नीली तितली है, ये भी इसका बड को खा जाता है और इसका फूल को खाता है। ये एक हम लोग देखते हैं। इसके अलावा एफिड है। कभी कभी हम लोग देखते हैं अगर चना को छोड़ दें तो दूसरे फसल में और अन्य जो कीट वर्गीय आपका जैसे फसल नहीं कीट नहीं है, जैसे माइट कहें या लाल मकड़ी कहें, ये भी आक्रांत करता है, काफ़ी ज़्यादा हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन समयानुसार अगर किसान भाई अगर इसका प्रबंधन करते हैं तो निश्चित रूप से इसका हम लोग जो है बहुत आसानी से इसका नियंत्रण कर सकते हैं। अब हम बात करना चाहते हैं कि प्रबंधन के बारे में, तो हमारे किसान भाई इसका प्रबंधन कैसे करेंगे और जो सस्ते तरीके हैं वो कौन कौन से हैं? समेकित नासी जीव प्रबंधन है, उसी प्रबंधन तकनीक को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि किसान उन्हीं तकनीकों का व्यवहार करें जो आसानी से वो अपने घर में बना करके अगर चाहें तो उससे वो कीट नियंत्रण कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग जो है सबसे पहला कहते हैं, एक तो जब भी दलहनी फसल की अगर बुआई करें तो हम लोग जो बोलते हैं कि फायर सिस्टम से आप जो है पहले बीज उपचार करें, पहले फंजीसाइड से, पहले उसके बाद कीटनाशक से, फिर राइजोबियम कल्चर से। तो ये एक निश्चित हैबिट में लाना चाहिए कि जब भी दलहनी वर्ग है। और एक यहाँ देखेंगे कि विल्ट जो उकठा बीमारी है वो बहुत ज़्यादा दलहनी फसल में आता है, तो उसके लिए भूमि उपचार करके ही आप जो है फसल को लगाएंगे। इसके अलावा हम लोग देखते हैं जैसे अभी मैं बताया कि फली छेदक कीट है, रस चूसने वाले कीट हैं, तो फली छेदक कीट के लिए जो है हम लोग अगर शुरू से अगर प्रैक्टिस करें तो घर में निर्मित हम लोग जो ऐसे दवा है जैसे नीम या करंज का बीज के द्वारा अगर बनाना है तो वह करीब हम लोग क्या करते हैं कि 400 ग्राम जो है वो नीम का बीज या करंज का बीज को कूच करके और थोड़ा सा पानी में फूलने दें और उसको जो है छान लेते हैं। फिर ये मतलब लगभग जो है और उसके बाद हम लोग उसको 10 लीटर पानी में मिला करके और उसको छिड़काव करें। तो यह एक घर में निर्मित दवा है जिसको कोई भी चिपकने वाला पदार्थ ट्राइटोन, सेंडोविट, गोंद है, उसका आधा ml पर लीटर उसके साथ मिला करके छिड़काव करते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा हम लोग अगर देखते हैं तो हम लोग गोबर और गोमूत्र जो है उससे भी घोल बना करके उसका व्यवहार करते हैं। तो हम लोग एक 10 पर्णी जिसको बोलते हैं कि वैसे 10 पत्ते जिसको देख लेना है कि जिसको जानवर नहीं पसंद करते हैं, चाहे वह नीम का पत्ता हो, सिंधवार का पत्ता हो, घाटों का पत्ता हो, तो ये 10 पत्ता जो है उसको आप बराबर मात्रा में मिला लेते हैं और उतना ही मात्रा में जो है गोमूत्र उसमें मिलाते हैं। अगर मान लीजिए 1
किलो पत्ते लिए तो 1 लीटर गोमूत्र, और 5 से 7 दिन उसको सड़ा देते हैं, और सड़ाने के बाद फिर उसको छान लेते हैं। और उसके बाद जो है उसका 10%, 15%, 20%, कहने का मतलब 1 लीटर पानी में इस पानी को 100 ml, 150 ml, 200 ml एज पर नीड, आवश्यकता अनुसार इसका अगर हम लोग 10 दिनों के अंतराल पे छिड़काव करेंगे तो कम से कम रस चूसने वाले जो कीट हैं उन कीटों से तो हम अपनी फसल को सुरक्षा कर ही सकते हैं, साथ में फसल का भी ग्रोथ अच्छा होता है, विकास अच्छा होता है। तो ये एक जैविक कीटनाशक है। नहीं तो सिंपली जो है नीम या करंज का तेल है उसका 5% जो है, यानी 1 लीटर पानी में जो है 5 ml उसको मिला करके और उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। अब हम आपसे चलते चलते जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से उपाय हैं जो करने से कम कीट हमारे किसान भाइयों के खेत में पहुंचे। वही सबसे पहले तो उनको क्या करना है, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना है, बीज उपचार करना है, और जो है खेत को खरपतवार से मुक्त रखना है। ये सब जो है बेसिक क्रियाएं हैं। और इसके साथ साथ अगर मान लीजिए जैसे चना लगाते हैं या अन्य फसल लगाते हैं तो उनको जो है लिनसीड, जिसको हम लोग तीसी बोलते हैं, तीसी जो है और चना का अगर अंतर सत से क्रिया करते हैं कि 2 लाइन चना लगाए 2 लाइन तीसी लगाए तो इसमें यह जो है फली छेदक कीट का आक्रमण नहीं होगा। तो ये एक उनका प्रैक्टिस में आनी चाहिए कि उस तरह का फसलों को समावेश करें और लगातार एक ही जगह फसल न ले करके उसको अलग अलग जगहों में फसल लें। चूँकि विल्ट जैसा मैंने बताया उकठा बीमारी आती है तो उससे बचाने के लिए वो अपना भूमि उपचार कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ये एक काम किया जा सकता है। किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद है कि आप इसका उपयोग करेंगे और अपने फसलों में लगने वाले कीट को कम से कम करेंगे। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वाह भाजी वाह, अच्छी थी ना जानकारी? बहुत अच्छी थी, पौष्टिक जानकारी। एकदम बढ़िया। बिल्कुल, लेकिन जानकारी हमारे पास और रहते हुए भी वक्त की कमी है। फटाफट कागज़ और कलम उठा लीजिए ताकि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा आप ये लिख कर भेज सके, और यदि आपके पास कोई सुझाव और समस्या है तो उसे भी लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम दोनों को और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।